अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में अहम खबर आपको दें कि सारा इनाम कत्ल केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुजरिम शाहनवाज अमीर को जुर्म साबित होने पर मौत की सज़ा सुना दी है। अदालत ने मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा सुनाई है। अदालत ने मुल्जिमा समीना शाह को इल्ज़ाम साबित न होने पर केस से बरी कर दिया है। अदालत ने 9 दिसंबर को सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। अदालत ने फैसला सुनाया। इस मौके पर सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम कमरे अदालत में मौजूद थे। मुल्जिम शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख जुर्माना मकतूला के वालिदैन को अदा करने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूं, साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा माहिर कानून एडवोकेट अहमद अवैस साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अहमद अवैस साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। शाहनवाज अमीर को सज़ाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। आप की क्या राय है इस फैसले के हवाले से? पहले तो ये बता दीजिए। बिल्कुल ठीक फैसला किया जी। इसमें जो है मर्डर जो है सिंगल पर्सन एक्यूज था हु कमिटेड दिस एक्ट ऑफ मर्डर, और जिस बेईमाना तरीके से ये कत्ल हुआ है, और उससे ये एहसास होता है कि जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह के केसेस में सजाएं सुना दी जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। हमें याद है कि जाहिर जाफर अभी तक जेल में है, लेकिन उसकी सजा पर अमल नहीं हो सका। शाहरुख जतोई भी काफी सालों के बाद अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया। तो प्रॉब्लम ये आती है कि सजाएं तो सुना दी जाती हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, एक लॉ का जो प्रोसीजर है उसको तो अडॉप्ट करना पड़ता है उससे, क्योंकि जिसको आप सजाए मौत देते हैं उसका भी राइट ऑफ अपील होता है। तो वो नेचुरली अगर आप ट्रायल को सजा देती है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप उसको उसी वक्त हैंग कर देते हैं। उसमें उसके पास टाइम होता है। तो वो अब हाई कोर्ट में अपील जो है वो करेंगे, तो हाई कोर्ट उसका फैसला देगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जो ज़ाहिर जाफर वाला केस था वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस और जो मर्डर रेफरेंस था उसको कंफर्म कर दिया। तो अब ये भी केस जो है आगे हाई कोर्ट में जाएगा। तो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन या ना कंफर्मेशन के बाद तो कोई भी पार्टी जो है जिसके अगेंस्ट फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक रखती है। तो फाइनल डिसीजन तो फिर सुप्रीम कोर्ट से होता है। फिर प्रेसिडेंट के पास भी मर्सी पिटीशन होती है। तो जो डेथ पेनल्टी होती है इसका प्रोसेस तो मुकम्मल करना पड़ता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसी चीज़ में कोई लिक्विना छोड़ देते हैं तो वो जो आपका केस होता है, कन्विक्शन होती है, वो फिर से डिसाइड हो जाती है। तो प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ता है। तो अभी इस केस के अंदर बेसिकली तो जो गरीब फैमिली थी या जो जुल्म हुआ है, उनके साथ जो मर्डर हुआ है, उनको इंसाफ तो मिला है ट्रायल कोर्ट से। तो आगे अब देखें, आप जब ये दूसरी अगर जिस इनको सजा हुई है अक्यूज को, तो वो अगर हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो उनको जो है वो बराबर फिर राइट दूसरी पार्टी को नोटिस होता है। तो वो केस सुनने के बाद फिर फैसला होता है। ये कानूनी प्रोसीजर है। इससे आप जितना भी जल्दी करें अवॉइड नहीं कर सकते, ये पूरा करना होता है। और उसके बाद जो भी फाइनल अल्टीमेट डिसीजन आएगा, जब ये अपील में जाते हैं तो क्या वहाँ पर कोई नए शवाहिद भी पेश किए जाते हैं, या वही प्रोसेस होता है सेम, उसी केस को जो है वो दोबारा से रिकंसिडर किया जा रहा होता है? ये देखें, कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो नए शवाहिद, लेकिन नए शवाहिद ये कोर्ट इजाज़त देती है, या बाज़ बात लोग कहते हैं जी इसको केस को लंबा करने के लिए वो ले आते हैं। तो जो ट्रायल कोर्ट होती है, असल ट्रायल तो उसके पास होता है। वो उन्होंने अपील में ये देखना होता है कि जो एविडेंस है वो उसको इन ट्रू रिस्पेक्ट या उसके प्रोस्पेक्टिव में कोर्ट ने कंसिडर किया है। दूसरी पार्टी कहती है जी मेरा ये कसूर नहीं था। तो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट होती है उसको जो है वो हाई कोर्ट देखती है अपील में कि आया ये जो फैसला दिया है ये आइन और कानून के मुताबिक है, और जो एविडेंस प्रोड्यूस की गई है उसके मुताबिक है। अगर उसके मुताबिक हो तो हाई कोर्ट जो है वो अपहोल्ड ही करती है, वो होती है। तो इसमें अब देखें, ये तो किसी भी एक्यूज का राइट है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनका राइट है। अगर ये बात जरूर है कि ऐसे मामलात में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जितना जल्दी हो सके इन केसों का फैसला करना चाहिए और अपनी कंक्लूजन को पहुंचना चाहिए। ठीक है, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए ताकि मुजरिम को सजा सुनाई जा सके। हमारे साथ
जहांगीर जदून साहब मौजूद थे और अहमद अवैस साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराने के लिए रुकावटें डालने लगी है। आम इंतखाबात के लिए ROs और DROs की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर फैसला आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान को बतौर RO और DROs तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आम इंतखाबात के दौरान पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ उमैर न्याजी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन के इनाकात में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। इस पर रद्दमल दिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने, और उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साजिश है कि इंतखाबात को एक बार फिर से ताख़ीर करवाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में उनका मजीद क्या कहना था, आपको वो दिखाते हैं। आज ये इतराज़ उठाया गया कि ROs का ये जो इंतखाब है कि ये इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव में से जो ROs लिए हैं ये दुरुस्त नहीं है। जो इलेक्शन लॉज हैं उसके सेक्शन 51 में ये तफसील दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन ROs किन को तैनात कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ROs तैनात कर सकता है इलेक्शन कमीशन के अपने स्टाफ को, जुडिशरी से लिए अफसरान को, एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को। ये लॉ में मौजूद है, लॉ ऑफ द लैंड ये है, मुल्क का कानून ये है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, डिप्टी कमिश्नर्स को बतौर DROs उनकी ड्यूटी होगी, लेकिन अब वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है वो फैसला। एक तो इस बारे में कमेंट कर दीजिएगा, और सेकंड जो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक झुकाव फील हुआ था जिसकी वजह से ये इकदाम किया गया था और इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, ये तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम सियासी बातों करने के मिजाज नहीं, ये सियासी तो आप करते हैं। हम तो आइन और कानून के हवाले से ये बात करेंगे कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो, वो इलेक्शन कमीशन जो है आइनी और कानूनी तौर पर उसको मानने का मजाल है। उसके बाकायदा जाहिर है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का 11 दिसंबर का जो अपना DRO का जो नोटिफिकेशन किया था वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की रोशनी में जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल बनाया था वो उन्होंने वापस ले लिया। तो इन हालात को देखते हुए नजर ही आ रहा है कि अब जब लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला करेगा तो उसकी बना पर उसके बाद इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आज 9:30 अपना इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करेगा और ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम जारी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो 3-4 महीने से मुसलसल कह रहा था हाई कोर्ट को कि जनाब आप हमें जुडिशल ऑफिसर की खिदमात हमारे हवाले कर दें। तो हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त को इसलिए मंजूर नहीं किया था कि उनके अपने बेशुमार केसेस थे, तो नागुज़ीर हालात की बिना पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के की सदा को नामंजूर किया। अब उन्होंने खुद कहा है कि हम आपके डेरियो को ऐसे हम नहीं ले रहे, तो आप जुडिशल से ले, इसके लिए बाकायदा ऑर्डर कर दिया। तो मुमकिन है कि लार्जर बेंच जो है वो ये कहे कि हम आपको जुडिशल ऑफिसर देने को तैयार हैं। कमर दिलशाद साहब, अकॉर्डिंग टू SOPs एंड रूल्स 54 डेज जो है वो लाजमी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 दिसंबर की गालिबन तारीख बनती है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है। अब अगर ये लार्जर बेंच बनता है, ये मामला अगर थोड़ा सा तवालत इख्तियार करता है, तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन पॉसिबल हो पाएंगे? आपने दुरुस्त फरमाया, आपका तज़िया बिल्कुल दुरुस्त है और हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी भी यही नाक़िस है कि कुछ दिनों के लिए इलेक्शन जो है वो मौक़िफ़ होने के इम्कानात हैं। 8 फरवरी की बजाय मुमकिन 11 फरवरी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट का भी हुक्म मानना है और उसके फैसले का इंतजार भी करना है। तो चंद दिनों की जो है इसमें अल्तवा या मौक़िफ़ होने के इम्कानात पाए जाते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, और इस हवाले से जो दीगर सियासी जमातों की जानिब से कुछ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि वोटर लिस्टों के कुछ इश्यूज हैं या हल्का बंदियों के कुछ इश्यूज हैं, वो क्या रुकावट बन सकती हैं? नहीं, वो रुकावट नहीं बनेगी। वो तो ज़रा कुछ चंद दिन तो वैसे ही मिल गए लार्जर बेंच की वजह से, तो उसमें फैसला हो जाएगा। उसमें उससे हल्का बंदियों के जो हाई कोर्ट में या पिटीशन जारी है उससे इलेक्शन कमीशन का कोई शेड्यूल भी मुतासर नहीं होगा।
ٹھیک ہے، اور قانون کے مطابق اب اگر جو ہے وہ عدلیہ سے افسران لیے جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا دوبارہ سے الیکشن ڈیوٹی کے لیے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ چند گھنٹوں میں ہی جو فیصلہ ہو جائے گا، تو چند گھنٹوں میں ہی جو ہے جو بیچلر آفیسران جو ہے ان کو ان کے بارے میں نوٹیفکیشن کر دیا جائے گا، ان کے ناموں کی لسٹ جو ہے وہ معزز چیف جسٹس پاکستان الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں گے، تو اس کی روشنی میں وہ آج سرے 9 جو ہے ان کے ریٹرننگ آفیسروں کی اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسروں کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی، اور چند گھنٹوں میں ہو جائے گی، زیادہ دیر لگے گی، لیکن 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ چند دنوں کے لیے مؤخر ہونے کے امکانات ہیں۔ ٹھیک ہے، انتخابات مؤخر ہونے کے امکانات بہرحال جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے موجود تھے اور اس بارے میں خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔